गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे अगला चैप्टर सर्कुलर मोशन या वर्तुल गति या वर्ताकार पथ पर गति। तो अभी अपन ने गति के बारे में पहले डिस्कस किया है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसका विस्थापन में समय के साथ में परिवर्तन होता है तो वह गतिमान अवस्था में होता है या मोमेंट की स्थिति में होता है। लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है कि वह जो विस्थापन है वह लीनियर ही हो, रेखीय ही हो। अर्थात यूँ मानिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर मैं कहूँ कि t बराबर 0 पर यह है a है, अगर इस पर कोई बल लगाया गया या कोई भी इसमें एक्सटर्नल इसे कुछ फोर्स दिया गया है तो यह अपनी इस पोजीशन a से किसी दूसरी पोजीशन पर चला गया। अब यह इसकी लीनियर गति है, यह रेखीय गति है। यह किसी समय t पर b पोजीशन पर आ गया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं ऐसे है, ऐसे भी तो आ सकता है, नहीं ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है और यह ऐसे भी आ सकता है। तो अलग अलग तरीके से आ सकता है, कितने सारे तरीके कैसे भी गति कर सकता है। लेकिन अगर कोई भी जो पाथ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कण है, अगर वह किसी ऑब्जेक्ट के किसी वर्त के चारों ओर वर्त के पथ पर गति करता है, किसी सर्किल के पथ पर गति करता है तो उसकी सर्कुलर मोशन होगी, अर्थात वह वर्ताकार गति होगी। तो उसमें यह है कि वह अपने जो सेंटर पॉइंट है उससे अगर अब इसमें वर्त की परिभाषा देना बहुत ज़रूरी है। वर्त की परिभाषा क्या होती है? कोई गोल आकृति है वो वर्त है? नहीं, जो गोल आकृति है उसको वृत्त नहीं बोलेंगे अपन, सर्किल नहीं बोलेंगे, वृत्त नहीं है वह। वृत्त एक ऐसा उस बिंदु का बिंदु पथ है जो अपने सेंटर से एक नियत दूरी पर हमेशा गतिमान रहे। तो जैसे यह सेंटर बिंदु है, सपोज यह सेंटर बिंदु है तो यह गति कर रहा है तो हमेशा इससे नियत दूरी पर रहेगा, ऐसे करके हमेशा हमेशा नियत दूरी पर यह रहे। तो इसका यह लॉकस इसका बिंदु पथ हो जाएगा, तो यह एक वृत्त बन गया। तो इस प्रकार से वर्ताकार पथ पर जो गति करता है, जो गति होती है वह वर्तुल गति या सर्कुलर मोशन होती है। जैसे मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल और ए रोटेटिंग अलोंग सर्कुलर पाथ, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है या कण है वह किसी भी वृत्त पर गति करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वह उसकी वर्तुल गति है, सर्कुलर मोशन है। या वह है एक वृत्ताकार पथ पर घूर्णन गति कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है तो वह उसकी वृत्ताकार पथ पर गति होता है। तो इसके लिए क्या खास बात है? इट कैन बी कांस्टेंट एंगुलर रेट ऑफ मोशन, रोटेशन हो सकती है, जो एक नियत कोणीय जो घूर्णन गति है वह हो सकती है, एक कांस्टेंट वेग से गति हो सकती है, या नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। तो यहाँ पर अपन इसको डिस्कस करेंगे कि जो अपने सर्कुलर पाथ पर गति के जो सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, जो वर्तुल गति की बात कर रहे हैं, वो एक कण है, वो किसी वर्ताकार पथ पर एक यूनिफॉर्म रूप से गति कर रहा है। अर्थात उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो समय के साथ में एक समान से बदल रही है। हर बिंदु के ऊपर एक जैसा पॉइंट है, उस अपन ये मानेंगे। जैसे यहाँ से कोई एक आप यूँ मानिए कि आप एक बॉल को एक रस्सी से बांध के और आप इसे क्षैतिज पथ पर या हॉरिजॉन्टल पथ पर आप उसे घुमा रहे हैं तो उसके कारण से जो गति होती है वह उसकी वर्तुल गति या फिर सर्कुलर मोशन होती है। तो यह एक वृत्त बनाया है जिसका केंद्र बिंदु है, यह सेंटर है, इसको ओ बोला, और इसके रिस्पेक्ट में यह पथ पर यह कोई कण गति कर रहा है। सपोज ये बिंदु ए पर है, तो बिंदु ए पर है तो इसका वेग हमेशा इसके जो होगा वह अपन एकदम से फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेंगे और ये लीनियर वेलोसिटी के रूप में इसको लिया जाएगा। तो बिंदु पर इसका वेग है वह हमेशा आगे की तरफ है। लेकिन यह इस पर त्रिज्य दिशा में एक त्वरण और लगता है, तो जो वेग है यह वेग इस दिशा में आगे की तरफ गति करेगा और एक पॉइंट के बाद में यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर यहाँ होगा। तो हर पॉइंट के ऊपर जो वेग है वह लीनियर वेलोसिटी है वह उसके त्रिज्या के साथ में बंधी हुई होती है एक प्रकार से। तो देखिए बिंदु ए के ऊपर उस कण का जो स्थिति है वह आर टी का मतलब समय के टी के का फलन है, ओके। और बिंदु ए पर जब पोजीशन उसकी आर टी है तब उसकी वेलोसिटी है वी टी है, ओके। कुछ समय के बाद में जब टी से डेल्टा टी टाइम चेंज हो गया है तो नई पोजीशन आ गई है, वह उसकी स्थिति बन गई है आर टी प्लस डेल्टा टी और वेलोसिटी हो गई है टी प्लस डेल्टा टी का फंक्शन हो गया वी टी प्लस डेल्टा टी। इस बीच में इसने जो डिस्टेंस कवर की है वह हो गई है डेल्टा आर, ये डेल्टा आर है, ओके। और इसके बीच का जो कोणीय जो विस्थापन हुआ है वह हो गया डेल्टा थीटा, ओके। अब यह अपन ने एक सिंपल मैथमेटिकल मॉडल डिस्क्राइब किया है। इस मॉडल को अपन इस प्रकार से लेते हैं, देखिए यूं का यूं मैं इसको लिख देता हूं कि यह इस प्रकार से, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से। तो यह है आर टी, यह आर टी प्लस डेल्टा टी, आर टी,
और यह है डेल्टा आर। ओके, ठीक ऐसे ही देखिए, और इसके बीच का कोण है डेल्टा थीटा। तो ऐसे ही देखिए वी टी आर टी है तो ये वी टी है, वेलोसिटी भी उसी के रेस्पेक्ट में है, और ये आर टी प्लस डेल्टा टी है तो वी टी प्लस डेल्टा टी है, और यहाँ पर जो डिफरेंस है डेल्टा वी है तो डेल्टा आर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वह डेल्टा थीटा है। तब देखिए मोशन अलोंग ए कर्व ट्रेजेक्टरी विच इज ए सर्किल, अगर कोई भी कण है वह किसी वर्तीय पथ के ऊपर गति कर रहा है, तब उसके लिए अगर वह गति कर रहा है किसी भी एंगुलर फॉर्म सॉरी किसी वर्तीय पथ पर, तब उसका जो रेखीय वेग है वह जरूरी नहीं कि जीरो ही हो, अगर वह यूनिफॉर्म रूप से वेलोसिटी है उसकी, तो अर्थात v है अगर वह समय का फंक्शन है और उसके साथ में यूनिफॉर्म रूप से चेंज नहीं हो रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म है, तब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अर्थात यहाँ पर क्या है, v इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। अगर v इज़ नॉट कॉन्स्टेंट है तब इसके आधार पर अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पोजीशन है वह आर टी से लेके आर टी प्लस डेल्टा टी पर चेंज हो रही है। ओके, वेलोसिटी है वह वी टी से वी टी प्लस डेल्टा टी पर चेंज हो रही है। ध्यान रखिए यहाँ पर देखिए वेलोसिटी हमेशा आगे की तरफ है, यहाँ पर ऐसे लीनियर वेलोसिटी, और इसके रिस्पेक्ट में देखिए ये पोजीशन है वह है इस प्रकार से, हमेशा ऐसे रहेगा ऐसे। तो वेलोसिटी और जो फंक्शन है पोजिशनल फंक्शन है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेंगे। तो हमेशा यहाँ पर वेलोसिटी है वह पोजीशन के नॉर्मल डायरेक्शन या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, उसके लंबवत रहेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस बात को ध्यान रखिए कि अगर वह वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है कण, वर्ताकार पथ पर सपोज जी मैं कहूँ कि वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो आप ये पोजीशन लीजिए, ये पोजीशन लीजिए, ये पोजीशन लीजिए, किसी पोजीशन पर लीजिए, उसका जो मान है वो हमेशा क्या होगा, नियत ही होगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि अभी अभी अपने जो डिस्कस किया था, देखिए यहाँ पर कि ये मैंने माना है आर टी और ये आर टी प्लस डेल्टा टी, तो वो दोनों बराबर होने चाहिए, उस पर समय के साथ में उसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है। ओके, तो देखिए तब मैंने आर टी बराबर आर टी प्लस डेल्टा टी के साथ में मॉडुलस लिया। मॉडुलस का मतलब यह है कि हर हाल में उसका साइन इफेक्ट नहीं होगा अगर वह ऑपोजिट डायरेक्शन में भी गति कर रहा है तो। ठीक वैसे ही उसकी वेलोसिटी भी हर बिंदु पर समान होगी, तो वी टी है वह वी टी प्लस डेल्टा टी होगा, किसी भी समय पर उसकी वेलोसिटी भी समान होगी। तब अपन यह एक त्रिभुज बनेगा, और जो इस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है ये वाला, यह है वी टी और यह वी टी प्लस डेल्टा टी और ये डेल्टा वी। तो इसके लिए मैं कहूँ कि डेल्टा वी बटे वी फॉर्म में लूँ अगर मैं इस प्रकार से, तो ठीक ऐसे ही डेल्टा आर बटे डेल्टा आर भी, डेल्टा आर बटे आर भी ले लूँगा, तो ये त्रिभुज के लिए दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो इस लेवल में लिख दिया डेल्टा वी बराबर वी बटे आर इंटू डेल आर। यहीं से देखो इस फंक्शन से यहाँ पर आ गए हैं, ये त्रिभुजों के आपस में जो जो दोनों एक दूसरे के इक्विलेंट हैं, इक्विलेंट ट्राइंगल होने की वजह से अपन इससे लिख सकते हैं। ओके, अब मेरे पास में आ गया चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया, तो अब इसके आधार पर मैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकता हूँ, अर्थात त्वरण लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। तो एक्सेलरेशन के लिखने के लिए करूँगा जो टाइम है उसकी लिमिट में स्मॉल से स्मॉल लूँ, टाइम गैप है स्मॉल से स्मॉल लूँ, तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो ए बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन आर। यहीं से देखिए डेल्टा वी का मान रखूँगा तो यह जाएगा डेल्टा वी अपॉन आर, और डेल्टा आर बटे डेल्टा टी और हो जाएगा। तो इसके लिमिट में डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दूंगा, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी है ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। तो वी बटे आर है और साथ में वी भी है, तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, अर्थात जो त्वरण बनाया हुआ वी स्क्वायर अपॉन आर के रूप में ये आ गया है। ओके, ध्यान रखें यहाँ पर डेल्टा वी है, डेल्टा वी हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही है। ओके, ठीक है। ओके, अब देखिए डेल्टा वी अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है वह भी हमेशा सेंटर की तरफ टुवर्ड्स होगा। तो डेल्टा वी मतलब कहने का मतलब है अगर वेलोसिटी है वह इस प्रकार से है, देखिए वेलोसिटी, तो डेल्टा वी है वह इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो डेल्टा वी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन वह भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा वी के। तो हमेशा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है वह टुवर्ड्स द सेंटर होगा, अर्थात केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ होने के कारण से जब कोई त्वरण है वह केंद्र की तरफ है तो वह अभिकेंद्रीय हो जाएगा, अभिकेंद्रीय त्वरण के रूप में इसको बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। तो दैट इज कॉल्ड अभिकेंद्रीय त्वरण, क्योंकि अभिकेंद्रीय केंद्र की ओर, सेंट्रीपिटल। चलिए इसी पर बेस्ड अपन एक एग्जांपल करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देते हैं किसी भी हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम लेते हैं अपन। हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम का मतलब है एक हाइड्रोजन के एटम को आप मान लीजिए, तो हाइड्रोजन का एटम देखिए उसका एटॉमिक नंबर होता है 1,
तो एक एटॉमिक नंबर होने के कारण से उसमें एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो जो प्रोटॉन है वह उसके न्यूक्लियस में नाभिक में है, और इलेक्ट्रॉन है वह उसके चारों तरफ सेल्स में जो है चक्कर लगा रहा है सर्कुलर पाथ पर। ठीक है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में धनावेश और ऋणावेश होने की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वह उत्पन्न हो जाएगा। तो जो कोलम्बिक बल भी बोलते हैं जिसको, जो कोलम्बिक बल होगा वह होगा Fe बराबर ke² अपॉन r स्क्वायर। तो ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ई प्रोटॉन का चार्ज है, दोनों के आवेश अपन को ई के दर्शाए गए हैं, और डिस्टेंस है वह है, अगर मैं डिस्टेंस इसको मानूँ तो यह r है, कोई सी भी एक डिस्टेंस आप ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन गया है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है, अगर उसका रेखीय वेग v है तो उसके कारण से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ mv²। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का रेखीय वेग है, तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ mv²। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर रेखीय वेग से भी गति करता है और सर्कुलर पाथ पर गति कर रहा है, तो उसके कारण से क्या होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, और अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण से अभिकेंद्रीय बल होगा। अब अभिकेंद्रीय त्वरण कितना होता है, v² अपॉन r, और द्रव्यमान m से गुणा कर देंगे तो त्वरण गुणा द्रव्यमान हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल, अर्थात अभिकेंद्र की ओर बल, एक बल लगेगा। तो वह बल लगेगा तो वह सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका मान हो जाएगा Fc बराबर mv² अपॉन r। अब देखिए उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अभिकेंद्रीय जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो अगर बैलेंस के कंडीशन में होंगे तो ही वह इलेक्ट्रॉन है वह सर्कुलर पाथ पर गति करेगा, अदरवाइज सर्कुलर पाथ पर गति नहीं करेगा। तो सर्कुलर पाथ पर या वर्ताकार या वर्तुल गति करने के लिए ज़रूरी है कि अभिकेंद्रीय बल और साथ में जो नाभिकीय बल है, कोलम्बिक बल है, वो बराबर होने चाहिए। तो अभिकेंद्रीय बल कितना है, mv² अपॉन r, और नाभिकीय बल है k², और सॉरी कोलम्बिक बल है k² अपॉन r²। दोनों को बराबर कर दीजिए। दोनों को बराबर करने के बाद में देखिए इनसे अपन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को। तो देखिए r² में एक r कैंसिल हो गया, इधर r भी कैंसिल हो गया, तो mv² अपॉन k² अपॉन r बचा है। अगर मैं काम करूँ m का गुणा कर दूँ, m का भाग दे दूँ तो हो जाएगा m² v² अपॉन m, तो m का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने राइट हैंड साइड में, तो kme² अपॉन r बन गया, और यह mv² था तो मैंने इसका होल अंडर रूट ले लिया। पूरे का अंडर रूट लेने के बाद में हो जाएगा mv बराबर kme² अपॉन r का अंडर रूट, अर्थात उस इलेक्ट्रॉन का संवेग हमें मिल गया, मोमेंटम मिल गया। वो मोमेंटम क्या है, अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम mv है, संवेग, इसको मैं स्मॉल p से भी लिख सकता हूँ मोमेंटम, तो वह कितना है kme² अपॉन r। तो देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन के रेखीय वेग की वजह से उसमें रेखीय जो लीनियर मोमेंटम है वह किन किन बातों पर निर्भर करेगा, वह क्योंकि ये नियतांक है, कांस्टेंट है, k 1/4πε0 होता है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, e आवेश है, r क्या है, उसकी पथ की त्रिज्या है। तो हमेशा उसकी पथ की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती के अंडर रूट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट के। ओके, अब ठीक इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहा है तो उसके साथ में उसकी एक पोजीशन भी है, और उस पोजीशन की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। उस पोटेंशियल एनर्जी का मान ज्ञात करने के लिए u बराबर माइनस का F.dr आ जाएगा विद माइनस साइन, क्योंकि अनंत से लेके किसी एक डिस्टेंस तक लेके आएंगे तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, उस सिस्टम की टोटल एनर्जी हो जाएगी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ये एक सिंपल सा बात डिस्कस की थी। अभी इस न्यूमेरिकल में सवाल में करना क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वह एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करता है, अर्थात इस कक्षा से जब उसकी त्रिज्या r2 है उसे r1 त्रिज्या में जंप करता है, तो इस दौरान उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा और कुल ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, ये मान अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम r1 टू r2 रेडियस चेंज। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वह किसी भी वर्ताकार पथ में गति कर रहा है और वह अपने पथ को चेंज करता है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसमें कितना परिवर्तन होगा। क्योंकि देखिए गतिज ऊर्जा कितनी थी, हाफ mv² अपॉन ke² अपॉन r, ये थी ना। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है यह अगर एक पथ से दूसरे पथ में जाएगा तो त्रिज्या चेंज हो रही है, तो त्रिज्या चेंज होगा मतलब हो जाएगा, अगर वह r2 पथ में गति कर रहा है तो उसकी त्रिज्या r2 हो जाएगी, हाफ भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर वह r1 में जाएगा तो r1 त्रिज्या हो जाएगी, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा हो जाएगा हाफ k² अपॉन 1/r2 माइनस 1/r1, क्योंकि इसके द्वारा देखिए यहीं से इक्वेशन, ठीक है। ठीक ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी का मान निकालिए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डेल्टा यू बराबर माइनस का F.dr। लेकिन अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट इलेक्ट्रॉन है वह r1 त्रिज्या से r2 त्रिज्या में गति कर रहा है, स्विच कर रहा है, तो तब इसकी त्रिज्या का मान r1 से r2 लिमिट में हो जाएगा।
अब चूंकि एफ का मान है के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर को अपन ने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। 1/r² इंटू डी आर, लिमिट R1 से R2 विद माइनस साइन। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है, 1/x² dx है, उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/x, ये इंटीग्रेशन होता है। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस आ जाएगा, -1/r आ जाएगा। ओके, और जब इसकी लिमिट लेंगे तो पहले लिमिट आएगी R2 की, फिर लिमिट आएगी R1 की। तो डेल्टा यू बराबर माइनस का के ई 1/r2 माइनस 1/r1 इसका माना जाएगा। चूँकि ध्यान रखिए इसको, देखिए यहाँ पर मैं कर ही देता हूँ इसको। तो माइनस का के ई स्क्वायर माइनस 1/r R1 और R2 माइनस का के ई माइनस 1/r2 प्लस का 1/r1 ऐसे आ गया। तो माइनस का के ई माइनस प्लस कर दीजिए और ये हो जाएगा R2 माइनस R1, ये देखिए। तो ये हो जाएगा ये वाला मान। ये इसके लिए माना जाएगा के ई बराबर 1/r2 माइनस 1/r1 का मान इसमें आ जाएगा, ठीक है, लिमिट के लिए। तो वैल्यू आई अपनी, तो क्योंकि ये मान माइनस है तो ये माइनस का के ई स्क्वायर अपन 1/r2 माइनस 1/r1 आ गया, ठीक है। अब डेल्टा ई बराबर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू आता है टोटल एनर्जी का लिए। तो मान रख दीजिए डेल्टा के कितना, हाफ के ई स्क्वायर 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है, ये मान अपना आया है। और दूसरा मान है माइनस का के ई 1/r2 माइनस 1/r1, तो इसको जब घटाएंगे तो जाएगा डेल्टा ई बराबर माइनस का के ई स्क्वायर 1/r2 माइनस R1, अर्थात ये उसकी टोटल एनर्जी में परिवर्तन हो जाएगा और ये उसकी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अभी अगला एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि कोई भी एक जेट है, कोई भी एक जेट प्लेन है, वह उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है और उसकी स्पीड है 134.1 मीटर पर सेकेंड। एक सीधी रेखा में वह पृथ्वी के सापेक्ष उड़ रहा है। तो अचानक वह पृथ्वी के सापेक्ष एक सर्कुलर पाथ पर गति करना चाहता है, एक वर्ताकार पथ पर गति करना चाहता है। तो वर्ताकार पथ पर गति करने के लिए उस जेट प्लेन को कितने त्रिज्या के पथ पर मुड़ना होगा ताकि उसका गुरुत्वीय त्वरण है वह g के बराबर रहे, 1g रहे। ये मान अपन को ज्ञात करना, तो उसकी वर्तीय त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए अगर कोई भी जेट प्लेन है, सपोज कीजिए यह इस प्रकार से उड़ रहा है, ये और इस पर उड़ने वाले इसे अगर ऐसे राउंड लगाना है तो इसकी त्रिज्या बनेगी, ये सर्कुलर पाथ के लिए त्रिज्या बन जाएगी। तो इसके लिए आपको बताना है इस त्रिज्या का मान कितना होगा कि ताकि वह 1g का गुरुत्वाकर्षण उसको फील हो, उसके पायलट को। तो क्योंकि अपन को पता है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, जो अभिकेंद्रित त्वरण है, वह कितना होता है v²/r, और यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वह ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बराबर होगा, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। तो ए बराबर जी कर दीजिए, तो ए बराबर AC बराबर जी बराबर v²/r, ये हो जाएगा उसका अभिकेंद्रित त्वरण। तो r का मान ज्ञात करना है तो v²/g कर दीजिए। ओके, तो 134.1 का होल स्क्वायर बटे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको जब इस कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.835 किलोमीटर। अर्थात अगर किसी भी प्लेन को अगर 1g का, उसके पायलट को 1g गुरुत्वीय त्वरण फील करवाना है तो उसके लिए 134.1 मीटर प्रति सेकंड उड़ते हुए प्लेन के लिए ज़रूरी है कि वह 1835 मीटर का रेडियस का पाथ पर सर्कुलर मोशन करेगा। अब सर्कुलर मोशन को दर्शाने का एक तरीका और भी होता है, उसको अपन नॉर्मली एंगल्स के रूप में, साइन और कॉस के रूप में भी शो कर सकते हैं। देखिए कोई भी कण है अगर वह सर्कुलर मोशन कर रहा है तो देखिए सर्कुलर मोशन इस बिंदु यहाँ पर है, बिंदु ए है, उसकी त्रिज्या r है, कुछ समय के बाद में इस बिंदु पर होगा। ओके, त्रिज्या आ रही है लेकिन इसने थीटा कोण t समय के अंदर तय कर लिया है, थीटा कोण। तो इसका जो कोणीय वेग है वह ओमेगा है, तो ओमेगा कोणीय वेग के द्वारा t समय में तय की गई दूरी ओमेगा t, तो ये थीटा विस्थापन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा टी बराबर थीटा हो गया। अब देखिए इसकी दो पोजीशन होंगी, अगर मैं इस r को यहाँ से इसको डायरेक्शन लेता हूँ डाउनवर्ड तो जाएगा r cos थीटा, और अपवर्ड लेता हूँ तो r sin थीटा। इसके दो कोऑर्डिनेट हो गए हैं। तो जो पोजीशन वेक्टर r है उसको टाइम के फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं a cos थीटा i प्लस a sin थीटा j। व्हाट इज a का मान है जो r त्रिज्या ले रखी है उसका मैग्नीट्यूड। तो इसको अपन चाहें तो आप r भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने a के रूप में मैग्नीट्यूड के रूप में लिख दिया है। तो RT बराबर a cos थीटा i का मतलब है x दिशा में, प्लस a sin थीटा j का मतलब y दिशा में पैरामीटर। तो थीटा बराबर ओमेगा टी, ओमेगा का मान है 2π/t इंटू स्मॉल टी। अब इसके लिए वेलोसिटी ज्ञात करनी है तो वेलोसिटी ज्ञात करनी है dr/dt हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब इसका अपन अवकलन करेंगे तो जाएगा माइनस का a ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू आई प्लस a ओमेगा कोस ओमेगा टी इंटू जे, ये मान होगा इसका, ठीक है।
अब इसका त्वरण ज्ञात करेंगे तो dv/dt, तो त्वरण ज्ञात करेंगे तो इसका वापस इसका अवकलन कर दीजिए, तो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा, a cos ओमेगा टी आई प्लस a sin ओमेगा टी जे। अब देखिए ये वाली ब्रैकेट वाली राशि क्या है, ये ब्रैकेट वाली राशि है दोबारा r के बराबर आती है, तो अर्थात जो त्वरण है ए टी वह कितना होगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर टी, इसके बराबर ही वापस आ जाएगा। और अगर इस प्रकार की गति कोई होती है तो उसको अपन सरल आवर्त गति का समीकरण भी बोलते हैं, आगे के चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन भी यह बन जाता है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी।